गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पासवान, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स CBSE सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए ट्रांजिस्टर। बच्चों, ट्रांजिस्टर है जो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर का जो मेन मतलब है, मेनली है वो है ट्रांसफ़र एंड रजिस्टर। जैसे ट्रांजिस्टर, तो ट्रांस से ट्रांसफ़र और रजिस्टर। इसका मतलब है कि ये ट्रांजिस्टर है जो क्या करता है, रजिस्टेंस को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन चैनल टू अदर चैनल, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर, ट्रांसफ़र रजिस्टर। यानी कि रजिस्टेंस का क्या करता है, एक चैनल से दूसरे चैनल पर ट्रांसफ़र करता है। इसे ट्रांजिस्टर को करंट कंट्रोल डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो होता है वो करंट को क्या कहता है, कंट्रोल करता है। इसी वजह से ये ट्रांजिस्टर है जो स्विच और एम्पलीफायर में भी यूज़ होता है। जो ट्रांजिस्टर है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखो, ट्रांजिस्टर बच्चों 3 टर्मिनल्स होते हैं ट्रांजिस्टर के, इमीटर, बेस और कलेक्टर। बच्चों, यहाँ पर आपको ये ट्रांजिस्टर दिख रहा है। ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर जो ये है, ये इमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। ट्रांजिस्टर जो होता है वो बच्चों दो पीएन जंक्शन डायोड से मिलकर वो बनता है, या हम बोल सकते हैं 3 पीएन सेमीकंडक्टर से बनता है। पी जो लास्ट के 2 होते हैं वो सेम होते हैं और बीच का जो होता है वो उनसे अलग होता है। जैसे ये हमारे पास है PNP ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पर जो इमीटर होगा वो P सेमीकंडक्टर से है और कलेक्टर भी P सेमीकंडक्टर से, जबकि बेस वो क्या होता है, उनके विपरीत यानी N सेमीकंडक्टर से होता है। बच्चों, ये जो P और N है, ये बोलते हैं इमीटर बेस जंक्शन कहलाता है और ये कलेक्टर बेस जंक्शन कहलाता है। बच्चों, ये आपको शो हो रहा है, ये PNP ट्रांजिस्टर है। PNP ट्रांजिस्टर है ये E। बच्चों, इसमें जो एरो का निशान लग रहा है, इसको समझने के लिए देख लीजिए। इसका मतलब है PNP, क्यों? क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है। तो अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि ये बच्चों ये बताओ ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, तो आप कैसे बताओगे? आप हमेशा इमीटर से चलना और एरो का निशान देखना, तो एरो का निशान हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो PNP, यानी कि ये PNP ट्रांजिस्टर है, क्योंकि एक फ्लो हो रही है करंट, वो क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जैसे आपसे पूछा जाए ये कौन सा है, तो आप वही यहाँ से स्टार्ट करो E पर, तो आपको देख रहा है एरो का निशान इस प्रकार से है, यानी कि पॉजिटिव यहाँ है और नेगेटिव यहाँ है। अब E इमीटर नेगेटिव है तो कलेक्टर भी क्या होगा, N ही होगा। तो यानी कि ये कौन सा है, NPN ट्रांजिस्टर है। NPN ट्रांजिस्टर में इमीटर N सेमीकंडक्टर में, कलेक्टर भी N सेमीकंडक्टर में, जबकि बेस होता है वो क्या होता है, P सेमीकंडक्टर का बना होता है। ये मिलकर बनाते हैं इमीटर बेस जंक्शन और ये दोनों मिलकर बनाते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन। तो ये तो बच्चों ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल है, इमीटर, बेस और कलेक्टर। अब हम इन तीनों टर्मिनलों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है इमीटर। इमीटर क्या होता है? अच्छा, इमीटर जो है वो हैवली डॉप्ड रीजन होता है, यानी कि जो बेस और कलेक्टर जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी तुलना में इमीटर में इम्प्योरिटी की मात्रा अधिक होती है। क्यों? क्योंकि जो इमीटर होता है वो ही क्या करता है, सप्लाई करता है चार्ज कैरियर को कलेक्टर बेस के थ्रू कलेक्टर में, तो इसलिए उसको ज़्यादा चार्ज कैरियर चाहिए होता है, इसी वजह से उसकी इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जो साइज़ होता है इमीटर का वो बेस से तो अधिक होता है, लेकिन कलेक्टर से उसका बेस क्या, वो साइज़ क्या होता है, कम होता है। अब बेस, अच्छा, जो बेस है वो मिडिल का रीजन जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है। और बेस रीजन है जो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि जो इमीटर से जो चार्ज कैरियर है वो बेस को पार करके कलेक्टर में पहुंचते हैं, इसलिए जो बेस है वो इसका रीजन कम रखा जाता है, जिससे जो इमीटर से आने वाले चार्ज कैरियर हैं वो बेस रीजन के उनके साथ होल वगैरह के साथ आयन नहीं बना ले, और वो इमीटर के जो चार्ज कैरियर है वो बेस को पार करके कलेक्टर में पहुंच सके। इसलिए जो बेस रीजन है वो बहुत ही स्मॉल बनाया जाता है, जिसे वो रिकम्बाइन नहीं कर सके।
और जो डॉपिंग इंटेंसिटी होती है बेस की वो भी कम रखी जाती है इमीटर और कलेक्टर की तुलना में। उसका कारण भी वही है जिससे कि वो रिकम्बाइन नहीं कर सकते और जो इमीटर के चार्ज करिए वो बेस को पार करके कलेक्टर में पहुंच जाएं। अब है कलेक्टर। बच्चों कलेक्टर क्या होता है? कलेक्टर जो होता है वो उसकी साइज सबसे अधिक होती है, यानी इमीटर और बेस इन दोनों से कलेक्टर की साइज़ क्या होती है? अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो भी चार्ज कैरियर हैं जो इमीटर से आते हैं बेस को पार करके कलेक्टर में पहुंचते हैं, तो इस वजह से इस प्रोसेस में हीट भी प्रोड्यूस हो जाती है। और हीट भी प्रोड्यूस हो जाती है तो इस वजह से जो इमीटर है वो क्या करता है, उस कलेक्टर है उसको अधिक यानी बड़ा बनाया जाता है जिससे कि वो डिवाइस क्या नहीं हो, बर्न नहीं हो। और इस वजह से एक जो कलेक्टर है उसका इमीटर और बेस की तुलना में बड़ा बनाया जाता है और जिससे ये इमीटर से आने वाले चार्ज करियर को अच्छी तरह से रख सकें। तो ये तो थे आपके इमीटर, बेस और कलेक्टर, 3 पार्ट। अब देखते हैं ट्रांजिस्टर जो किस प्रकार से वर्क करता है। ट्रांजिस्टर के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो सबसे अधिक होती है, इसमें करंट भी अधिक फ्लो होती है और टेम्परेचर सेंसिटिविटी इसकी क्या होती है, वो तो कम होती है। इसलिए सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का उपयोग ट्रांजिस्टर में सबसे अधिक किया जाता है। बच्चों जो इमीटर बेस जंक्शन होता है, अगर ट्रांजिस्टर को वर्किंग पोजीशन में लाना है तो उसके इमीटर बेस जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बायस में किया जाता है, जिससे कि बेस करंट जो कि बेस रीजन में फ्लो होती है उसका मान बहुत कम होता है। बेस करंट का मान कम होता है और जब बेस करंट जो इलेक्ट्रॉन इमीटर से कलेक्टर रीजन में जाते हैं तो बेस में क्या उत्पन्न होते हैं, होल उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वो विपरीत सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। यानी कि इमीटर में जब इलेक्ट्रॉन बेस को पार करके कलेक्टर में जाते हैं तो बेस में होल क्रिएट होते हैं। तो जो ट्रांजिस्टर का बेस होता है वो बहुत ही थिन, बहुत ही पतला और लाइटली डोप्ड होता है, इसलिए इसमें बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इमीटर की तुलना में। फ्यू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इमीटर कम, जो कुछ इमीटर के कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें बेस के होल से क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं लेकिन बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं और कलेक्टर रीजन में पहुंच जाते हैं, जिससे वो कलेक्टर करंट प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कलेक्टर करंट होती है वो बेस रीजन से पार करके पहुंचती है। देखो बच्चों ये हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ट्रांजिस्टर का वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। ट्रांजिस्टर में जैसे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, हमेशा ईबी जंक्शन, ये ई है, ये बी है और ये सी है, तो हमेशा ईबी जंक्शन है उसको क्या करते हैं, वर्किंग पोजीशन के लिए फॉरवर्ड में रखते हैं। फॉरवर्ड में कैसे करेंगे, एन है तो इसको नेगेटिव से जोड़ेंगे, ये पी है तो इसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे, तो ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस। लेकिन जो बी सी जंक्शन है इसको हमेशा रिवर्स बायस में करते हैं, तो इसलिए ये पी है तो इसको नेगेटिव से जोड़ेंगे और ये एन है तो इसको पॉजिटिव से। तो ये हो गया ई बी जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस में हो गया और सी बी जंक्शन रिवर्स बायस में हो गया। तो अब जो करंट है ये इलेक्ट्रॉन है, ये एन सेमीकंडक्टर थे, इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको जब हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो इसको पार करते हैं और ये इस होल में पहुंच जाते हैं। और होल में क्योंकि पी टाइप है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इसमें किसकी होल की संख्या ज़्यादा होगी, तो कुछ ये इसके जो कुछ इलेक्ट्रॉन है ये इस होल से क्या करते हैं, रिकम्बाइन कर लेते हैं, लेकिन सभी नहीं रिकम्बाइन कर लेते हैं, कुछ ही करते हैं। बाकी के ये इलेक्ट्रॉन है ये इसको बेस को पार करके कलेक्टर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि बेस रीजन बहुत कम होता है और लाइटली डॉप्ड होता है, इसको पार करके कलेक्टर में पहुंच जाते हैं और सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे यहाँ पर कौन से कलेक्टर करंट प्रवाहित होती है। ये तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की दिशा है और हम जानते हैं धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है, इसलिए करंट का प्रवाह इस दिशा में होगा। और ये जो बेस है, बेस के जो होल होते हैं वो होल भी इस मीटर को पार करके इस प्रकार से सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए कुछ मात्रा में बेस करंट भी प्रवाहित होती है, लेकिन उसका मान बहुत
कम होता है। और जो इमीटर करंट होती है दिख रही है बच्चों आपको, जो इमीटर करंट है वो बेस करंट भी और कलेक्टर करंट भी इधर ही आ रही है, और बेस करंट भी। तो यानी कि जो इमीटर करंट है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट इन दोनों का योग होती है, यानी कि सबसे अधिक जो धारा होती है वो इमीटर की होती है, यानी कि इमीटर करंट IB प्लस IC इन दोनों का योग होता है। तो ये सबसे अधिक धारा होती है इमीटर करंट IE, और IB की मात्रा सबसे कम होती है। तो ये तो बच्चों था ट्रांजिस्टर का वर्किंग, इस प्रकार से करंट प्रवाहित होती है ट्रांजिस्टर में। अब देखो बच्चों ट्रांजिस्टर का जो जंक्शन है, अगर हम EB जंक्शन को, इमीटर जंक्शन जिसको बोलते हैं, EB को फॉरवर्ड बायस में करें और कलेक्टर को रिवर्स बायस में, तो वो कहलाता है एक्टिव रीजन। लेकिन यदि हम EB को तो फॉरवर्ड बायस में करें लेकिन कलेक्टर को भी फॉरवर्ड बायस में कर दे, तो वो कहलाता है सैचुरेशन रीजन। यदि इमीटर करंट को रिवर्स बायस में करें और कलेक्टर करंट को भी रिवर्स बायस में करें, कलेक्टर जंक्शन को भी, तो वो कहलाता है कट ऑफ रीजन। और यदि हम इमीटर जंक्शन को रिवर्स बायस में और कलेक्टर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कराते हैं, तो वो कहलाता है इन्वर्टेड। तो यानी कि एक्टिव रीजन है, एक्टिव रीजन में जो ट्रांजिस्टर सबसे अच्छा कार्य करता है, जब ये दोनों फॉरवर्ड होते हैं उसको कहते हैं सैचुरेशन रीजन, इसमें करंट सबसे अधिक फ्लो होती है। रिवर्स बायस में जब दोनों होते हैं तो उसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन, उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। और जब EB जंक्शन रिवर्स बायस में और कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड जो होता है वो एक्टिव रीजन का उल्टा होता है। अब देखो बच्चों कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर 3 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस में बेस को दोनों के लिए कॉमन किया जाता है, कॉमन इमीटर में इमीटर दोनों के लिए कॉमन होता है, और कलेक्टर में कलेक्टर। देखो बच्चों अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में जैसे कहा कि बेस होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है। तो यानी कि ये EB जंक्शन है और ये BC जंक्शन है, और बी टर्मिनल है जो इन दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में वही सबसे पहले ट्रांजिस्टर को वर्किंग करने के लिए EB जंक्शन को क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस में करेंगे। ये बच्चों बताओ कौन सा है। देखो हमें देखना है धारा है जो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये हो गया NPN जंक्शन। इसी प्रकार से ये देखा जाए तो धारा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये हो गया PNP जंक्शन। तो हम देखते हैं NPN जंक्शन में, NPN में NPN EB जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में करने के लिए N को नेगेटिव से और P को पॉजिटिव से, PN जंक्शन को रिवर्स बायस में करने के लिए P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से। तो ये अब यानी कि EB जंक्शन को तो फॉरवर्ड में कर दिया और BC जंक्शन को रिवर्स बायस में कर दिया, तो अब ट्रांजिस्टर हमारा क्या करेगा, कार्य करेगा। यहाँ से हम सिग्नल देते हैं यानी कि वोल्टेज देते हैं। ये जो वोल्टेज है ये VEB है, क्योंकि E और B के बीच की, तो ये VEB। ये है VCB, C और B के बीच की, तो इसको बोलते हैं VCB और इसको बोलते हैं VEB। ये करंट अब देख रहे हैं हम, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होती है, तो यानी कि ये IB धारा, ये और ये IE और ये IC दिख रहा है आपको। इसमें भी IE बराबर क्या है, IB प्लस IC। तो इस प्रकार से करंट क्या होती है, इसमें ट्रांजिस्टर में फ्लो होती है। देखो बच्चों इनपुट वोल्टेज जब हम अप्लाई करते हैं इमीटर एंड बेस जंक्शन के बीच में, तो जो आउटपुट है वो बेस और कलेक्टर के बीच में हमें प्राप्त होता है। यानी कि इनपुट तो दिया जाता है बेस और इमीटर के बीच में, और आउटपुट हमें किसके बीच में प्राप्त होता है, B और C के बीच में हमें आउटपुट प्राप्त होता है। यहाँ पर क्योंकि बेस है जो दोनों इनपुट और आउटपुट सर्किट में क्या है, कॉमन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो देखो जो कंप्लीट बिहेवियर ऑफ ट्रांजिस्टर है वो उसके करेक्टरिस्टिक से ही हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो ये दो करेक्टरिस्टिक है, इनको ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट करेक्टरिस्टिक। इनपुट करेक्टरिस्टिक क्या होता है, इनपुट करेक्टरिस्टिक होता है इमीटर बेस वोल्टेज का जब हम IE यानी कि इमीटर करंट के साथ ग्राफ खींचते हैं तो वो होता है इनपुट करेक्टरिस्टिक। इसमें जो VCB है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है।
यानी कि जब हम VEB का VIE के साथ क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, और VCB उसमें क्या रहता है, कांस्टेंट। तो हमें जो क्योंकि इनपुट के लिए हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं इनपुट करैक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट करैक्टरिस्टिक्स में जो VEB है उसको तो एक्स एक्सिस पर रखा जाता है, और IE को किस पर रखा जाता है, वाई एक्सिस पर रखा जाता है। हम देखते हैं जैसे जैसे धारा का मान जैसे जैसे VEB वोल्टेज का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ता जाता है। जैसे वैसे VEB का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जो IE इमीटर करंट है उसका मान ज़्यादा होता है IC और IB के योग के बराबर। लेकिन ये कि VCB के किसी एक मान के लिए बढ़ता जाता है। तो यानी इमीटर करंट इंक्रीज होता रहता है VEB के मान के साथ इंक्रीज होता रहता है। इसका मतलब जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसका मान बहुत कम होता है। इनपुट रेजिस्टेंस का मान कम है इसलिए ही करंट का मान VEB के साथ साथ बढ़ता रहता है। विद सभी VBC है जो इसमें क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, यानी सेम रहते हैं किसी एक इमीटर करंट के लिए। दिस कंक्लूजन शो करता है कि इमीटर करंट है जो कलेक्टर वोल्टेज पर डिपेंड नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। कलेक्टर वोल्टेज पर VCB पर ये इंडिपेंडेंट होती है IE। ये इसको यही शो करता है। तो इनपुट रेजिस्टेंस को का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इनपुट रेजिस्टेंस रेशियो होता है चेंज ऑफ VEB यानी इमीटर बेस वोल्टेज टू चेंज ऑफ इमीटर करंट, यानी इनपुट रेजिस्टेंस चेंज ऑफ VEB, यहाँ आएगा VEB अपॉन चेंज इन IE एट कांस्टेंट VCB। अब है आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। आउटपुट करेक्टरिस्टिक जो होता है वो आउटपुट ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये होता है जो कलेक्टर बेस वोल्टेज और IC कलेक्टर करंट के बीच में खींचा गया ग्राफ होता है। देखो बच्चों ये यानी VCB और IC के बीच में ग्राफ ये आउटपुट है इसलिए इसको आउटपुट करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। लेकिन इसमें IE क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। देखो VCB और IC के बीच में खींचा गया ग्राफ होता है। VCB होता है एक्स एक्सिस पर और IC होता है वाई एक्सिस पर, और IE का मान कांस्टेंट होता है। देखो बच्चों जैसे जैसे स्टार्टिंग में एक कलेक्टर वोल्टेज VCB का मान स्टार्टिंग में इसका मान इंक्रीज नहीं होता, फिक्स रहता है, कोई फ़र्क नहीं होता, जिसको वो बोलते हैं कट ऑफ रीजन। ये होता है कट ऑफ रीजन। फिर इसके बाद जैसे जैसे ही VCB का मान बढ़ता है IC का मान एकदम से इंक्रीज हो जाता है। ये एकदम से हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर VCB का मान बढ़ाया जाता है तो IC का मान क्या हो जाता है, कांस्टेंट प्राप्त होता है, हमें कांस्टेंट प्राप्त होता है। इसका मतलब है जो यहाँ पर आउटपुट रेजिस्टेंस है उसका मान बहुत हाई है इसलिए VCB के मान में चेंज करने पर IC के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत अधिक है। तो देखो बच्चों इससे हमें दिख रहा है इनपुट रेजिस्टेंस कम होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस अधिक होता है, यानी कि रेजिस्टेंस को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। ये जो रीज़न होता है बच्चों, ये जो रीजन होता है ये होता है कट ऑफ रीजन, जिसमें करंट जिसमें फ्लो होती है इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, और ये जो रीजन होता है इसको बोलते हैं एक्टिव रीजन। देखो बच्चों कलेक्टर करंट VCB के साथ ही चेंज होती वेरी होती है, लेकिन जब कलेक्टर बेस वोल्टेज VCB का मान 1 वोल्ट से कम होता है उस वक्त कोई भी ट्रांजिस्टर ऑपरेट नहीं करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन में। आफ्टर VCB जब इंक्रीज करते हैं 1 to 2 वोल्ट तक तो कलेक्टर करंट एकदम से स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल नहीं एकदम से चेंज होती है, जिसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। ये बताती है कि जो कलेक्टर करंट है वो कलेक्टर बेस वोल्टेज पर इंडिपेंडेंट होती है, ये केवल डिपेंड करते हैं इमीटर करंट पर। इमीटर करंट का मान जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है IC का मान भी इंक्रीज होता जाता है। देखो ये IE का मान जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है इसका IC का मान भी इंक्रीज हो रहा है।
तो ट्रांजिस्टर है जो हमेशा इसी रीजन में क्या करता है, ऑपरेट करता है। तो लार्ज चेंज, जब कलेक्टर बेस वोल्टेज में लार्ज चेंज किया जाता है तो कलेक्टर करंट में बहुत कम चेंज होता है। इसका मतलब जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो सर्किट का क्या है, बहुत अधिक है। अब हम देखते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर बेस वोल्टेज टू चेंज इन कलेक्टर करंट, यानी कि इसको आर ओ से व्यक्त करते हैं और इसका मतलब होता है वी सी बी अपॉन आई सी एट कॉन्स्टेंट आई ई। आउटपुट रेजिस्टेंस होता है उसका मान बहुत अधिक होता है, वो मेगा ओम्स में होता है। ये क्यों, क्योंकि जो कलेक्टर करंट है वो कलेक्टर बेस वोल्टेज के कारण चेंज नहीं होती है। अब हम देखते हैं करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा। अल्फा क्या होता है, जो अल्फा होता है वो रेशियो होता है चेंज इन आउटपुट करंट टू चेंज इन इनपुट करंट। आउटपुट करंट क्या है, आई सी है, इनपुट करंट क्या है, आई ई है। तो यानी कि जो करेक्ट अल्फा होता है वो क्या होता है, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई एट कॉन्स्टेंट वी सी बी। तो करंट एम्पलीफिकेशन जो फैक्टर है वो हमेशा 1 से कम होता है। इसका मान जो होता है वो 0.09 से 0.99 तक होता है। अब कलेक्टर करंट का जो अल्फा का मान है वो हम देखते हैं। देखो बच्चों, टोटल करंट क्या होता है, तो देखो टोटल करंट होता है, एक तो टोटल करंट पार्ट होता है इमीटर करंट का जो कि कलेक्टर करंट तक कलेक्टर टर्मिनल तक पहुंचती है, यानी कि अल्फा आई ई। दूसरा जो होता है वो लीकेज करंट होती है जो कि बेस जंक्शन में प्रोवाइड होती है। तो यानी कि कलेक्टर करंट होती है जो टोटल होती है अल्फा आई प्लस आई लीकेज। तो आई सी इक्वल टू होती है अल्फा आई ई इमीटर करंट के कारण, और आई सी बी जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से बेस में जो करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं आई सी बी। चूँकि हम जानते हैं आई ई इक्वल टू क्या होता है, आई सी प्लस आई बी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे आई सी इक्वल टू, यहाँ पर आई ई की वैल्यू पुट करेंगे आई सी प्लस आई बी प्लस आई सी बी ओ। तो यहाँ पर से हम आई सी को एक तरफ ले जाएंगे और कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा आई सी 1 माइनस एल्फ़ा इज इक्वल टू एल्फ़ा आई बी प्लस आई सी बी यो। तो आई सी का जो मान हमें हमारे प्राप्त होगा वो होगा आई सी इज इक्वल टू एल्फ़ा अपॉन 1 माइनस एल्फ़ा आई बी प्लस आई सी बी ओ अपॉन 1 माइनस एल्फ़ा। तो यहाँ से हमें जो कलेक्टर करंट प्राप्त होगा वो एम्पलीफिकेशन फैक्टर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। बच्चों सिमिलरली कॉमन बेस कलेक्टर के अकॉर्डिंगली सिमिलरली इसी प्रकार से कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर कार्य करते हैं। कॉमन इमीटर में जो इमीटर होता है वो दोनों जंक्शन और दोनों इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन होता है। कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर इनपुट और आउटपुट सर्किट के बीच में कॉमन होता है। तो बच्चों कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर आप लोगों को खुद ही करने हैं और उनको छोड़ना नहीं है, आप लोगों को उनको करना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी बच्चों अगर आप लोगों को कोई भी उनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।